नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आलमी फ़ोरम बराए अमन व एतमाद का इजलास तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पर होने वाली अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी को दुनिया के सामने पेश किया। आप आलमी रहनुमाओं से मिले, रूसी सदर, ईरानी सदर, तुर्किया के सदर और दीगर रहनुमाओं से मिलके उन्होंने एक ही अपील की कि दुनिया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस बात पर मजबूर करे कि उन्होंने जो दोहा के अंदर मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद करें और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन दहशतगर्दों की अमाजगाह बनी हुई है, और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान पर तो एक अरसे से नाज़िल है, ये फैलने के इम्कानात भी पैदा हो गए हैं, क्योंकि टीटीपी हो या दीगर ग्रोह, उनका ज़रिया रोज़गार ही ये दहशतगर्दी है, एक्सटॉर्शन है। तो शहबाज शरीफ साहब की जो ये आलमी फ़ोरम बराए अमन और एतमाद के इजलास में जो गुफ्तगू है उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक अरसे के बाद सियासी मंजर पर आए हैं, और ऐसे आए हैं कि उन्होंने टलियां बजा दी हैं, हलचल मचा दी है। उन्होंने NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के फंड्स की फराहमी के हवाले से बड़ी दबंग गुफ्तगू की है। इस पर हम बात करेंगे कि ये अचानक ये जज्बाती कोई बात है या इसके पीछे कोई बाकायदा सोची समझी स्कीम है। नवाज शरीफ साहब कहीं दोबारा सियासत में एक्टिव तो नहीं हो रहे। फिर IMF ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली जो रकूम है उसके हवाले से भी कुछ नाराज़गी का इजहार किया है, कुछ असूल ज़वाबित की बात की है। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें लंदन से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है। वेलकम मुकीम अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका, थैंक यू। मुकीम साहब, ये नवाज शरीफ साहब का अचानक इतने बड़े मौजू पर इतनी ब्लंट गुफ्तगू करना, ये आपको कैसा लगता है? ये कहीं रवा रवी में तो नहीं हो गई बात, या इसके पीछे आपको कोई आने वाले दिनों की कोई हिकमत अमली नजर आती है? मियां नवाज शरीफ ने बहुत दिन के बाद एक खूबसूरत मूव की है मेरे हिसाब से, और ये वक्त बताएगा कि ये स्टेटमेंट जो है एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इलेक्शन में और आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसकी रीजनिंग है, मैं इसको कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, और उसकी रीजनिंग यह है कि इस वक्त जो गुफ्तगू चल रही है 18वीं तरमीम को रिवर्स करने की, उसकी जो हिस्ट्री है वो या उसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ना इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है और बाकी खर्चात करने के बाद उनके पास कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन और इनकम के रिसोर्सेज जो हैं मोस्ट ऑफ देम आर गिवन टू द प्रोविंसेस। इसी को बुनियाद बना के ये बात चल रही है। 58% मेरा ख्याल में सूबों को चले जाते हैं, जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता है मरकज में उसका 58% सूबों में तकसीम हो जाता है, और 42% जो है वो मरकज के पास रह जाता है। और डेट रिटायरमेंट, डिफेंस, SEO
और पेंशन देने के बाद मरकज के पास कुछ पैसा नहीं बचता। एग्जैक्टली अच्छा, अब ये बात चल रही थी कि इसको क्या किया जाए, एक और तरमीम लाई जाए। जब इस पर बात हुई तो पीपुल्स पार्टी ने बजा तौर पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्रॉस तो नहीं दी, और जो स्टेटमेंटें आई वो बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई कि जी पीपुल्स पार्टी तो 2 ट्रॉफी लेके चल रही है, एक 18वीं तरमीम और दूसरे सदारती इख्तियारात को पार्लियामेंट के हवाले करना। अब वो इतनी बड़ी कामयाबी को रिवर्स कैसे होने दें, उनके लिए फेस सेविंग मुश्किल है। दूसरा, इसकी टाइमिंग, अगले महीने में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हैं और जून के करीब या उससे पहले जो है आजाद कश्मीर के इलेक्शन है। मियां साहब ने कहा कि जी मैं दोनों इंतखाबात की खुद निगरानी करूंगा, और ये फार्मूला उन्होंने पेश कर दिया। अब मसला ये हो गया पीपल्स पार्टी के लिए कि अगर तो वो मियां साहब की इस तजवीज से इनकार करते हैं कि एनएफसी अवार्ड में से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को हिस्सा मिले जो नहीं मिल रहा, तो पीपल्स पार्टी को वहां पे सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो इनकार नहीं कर सकते। मियां साहब ने तुरक का पत्ता खेल दिया है एक हिसाब से। तजवीज बड़ी वैलिड है और इससे इनकार करने वाली जमातें जो हैं वो अपना सियासी नुकसान करेंगी दोनों जगह पे। तो मियां साहब ने एक जिसे कहते हैं ना पेनल्टी किक लगा दी है, और बहुत ही खूबसूरत मूव है और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच भी है और बड़ी आला तजवीज भी है। अच्छा, इस पर इसका मतलब ये है कि मियां साहब ने बिलवास्ता तौर पर यह पैगाम दिया है कि ये जो तरमीम है इसको रिवर्स होना चाहिए। इसका मतलब यही है ना, एनएफसी अवार्ड वाला रिवाइज होना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से मियां साहब ने दरमियानी रास्ता निकाल लिया। ओके, कि पीपल्स पार्टी फटा डालेगी, वो कह रहा है ना, अभी एक बयान तो अभी बिलावल भुट्टो का था जब वो लाहौर में आए कि जी बस वो इस असेंबली ने 2 तरमीम कर ली कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो मजीद की जरूरत नहीं है। एक कि जी सूबों की तादाद ना बढ़े या सिंध की तकसीम ना हो। दूसरा यह है कि एनएफसी अवार्ड का जो मसला है ये जूं का तू रहे, जहां है और जैसे है की बुनियाद पर चलता रहे काम। ठीक है। तो बड़ी पेशबीनी के साथ ये हल निकाला है, और अब उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी के पास अब इससे भागते हुए मुश्किल होगी कि भाई वहां पे वो कौन सा फेस लेके आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करेंगे। ओके, जिस कहेंगे कि जनाब वो पीएमएलएन तो हमें एनएफसी अवार्ड में हिस्सा देने जा रही है और आप जो है एनएफसी अवार्ड को एज इट इज रखना चाह रहे हैं, तो अब या तो पीपल्स पार्टी इससे एग्री करेगी और या फिर यह है कि सियासी नुकसान के लिए तैयार रहें। अच्छा, इसका मतलब ये है, आपका कहने का मतलब ये है कि मियां साहब ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेली है ये कैलकुलेटेड और वेल डिफाइंड है। हालांकि इससे कुछ अरसा पहले मियां साहब ने वो जो बयान दिया था कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद के साहब के हवाले से, कि और उनका इशारा जो है वो डेफिनेटली जनरल बाजवा की तरफ था, तो उस बयान की भी एक बड़ी बाज़गश्त सुनी गई थी, लेकिन उसके बाद खामोशी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मास्टर स्ट्रोक के बाद भी खामोशी छा जाएगी? देखिए, अभी तक ये चीज जो है बार बार गर्दिश कर रही है। अब उस मियां साहब की लाइन को ख्वाजा आसिफ साहब टो कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा जो है वो भी जिम्मेदार है। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि आधी रात को उन्होंने ही जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन करा था कि मेरी सीट खतरे में, बचा लो। और फिर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने में भी इन्होंने ही किरदार अदा किया था। नवाज शरीफ साहब को जाकर लंदन में कन्विंस किया था। जी, और इन्होंने कन्विंस किया था, जनरल एजाज अमजद ने कन्विंस किया था, जो कि ससुर हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के। वैसे बड़ा दिलचस्प सूरत हाल हो गई। हमारे यहाँ 2 बाजवाज बहुत डिस्कस हुए जी,
और अगर कोई ये नारा लगा देना कि भाजपा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, तो समझ में नहीं आता उन दोनों भाजपाओं में से कौन सा भाजपा है जिसके इतने जानिसार है। अच्छा मुकीम साहब, ये जो जिस तरमीम की बात हो रही है, सूबों को इख्तियारात देने की, ये जो चीज सोचकर ये तरमीम की गई थी उसके वो नताइज तो नजर नहीं आ रहे। एक तो NFC अवार्ड उसमें शामिल था, उसके नतीजे में भी मरकज और सूबों के दरमियान फाइनेंशियल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। दूसरा, जो निज़ाम तालीम और जो बहुत सारे इशूज सूबों को तफवीज़ किए गए थे, मरकज में वो महकमे अभी तक काम कर रहे हैं। तीसरा, सूबों को निज़ाम तालीम का जिम्मेदार बनाने के बाद ये नतीजा निकला कि एक सूबे में एक शख्स जो है तारीखी एतबार से वो हीरो है, तो दूसरे सूबे में वो विलन है। मेरा इशारा मोहम्मद बिन कासिम और राजा दायर के हवाले से है। सिंध में राजा दायर को सिंध की धरती का बंदा कहा जाता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को इन्वेडर कहते हैं, जबकि हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बिलखसूस पंजाब में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इस खित्ते के अंदर इस्लाम की आमद का बायस करार दिया जाता है। तो ये जो जिस तरमीम का हम बहुत पीपल्स पार्टी डिफेंस कर रही है उसके नताइज तो कोई मुस्बत नहीं निकले, क्या कहेंगे आप? पाशा साहब, कानून बनाना, आइन साजी करना या कानून की किताब में कुछ होना, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अहमियत उससे ज्यादा होती है कि कानून की किताब में सब कुछ मौजूद है और ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। ये असल मसला होता है। कवानीन हमारे को इतने बुरे नहीं है कि जनाब हम गवर्नमेंट रन ना कर सकें, हम गवर्नेंस ना देख सकें, हम सूबों को इख्तियारात ना दे सकें। आपकी नीयत क्या है? कि अगर तो कानून बनाने वालों की नीयत ये थी कि सूबे पावरफुल हों, अपने मसले खुद हल करें, मरकज के ऊपर वो रिलाई ना करें, लेकिन वो हुआ वही है जो आप पहले कह चुके हैं। अब इस वक्त भी 8 ऐसी मिनिस्ट्रियां हैं जो विफाक जो है कभी खत्म करता है, कभी फिर दोबारा से उनको रीइंस्टेट कर देता है। 8 वजारतें ऐसी हैं जो एक यक जुम्बिश कलम जो है कैंसिल हो सकती हैं या खत्म हो सकती हैं, लेकिन वो डुप्लीकेशन बरकरार है। हेल्थ और एजुकेशन में डुप्लीकेसी है, आधे इदारे विफाक के पास हैं, बाकी सूबों के पास हैं। यही पोजीशन कुछ और इदारों की भी है कि जिसमें वो ना तीतर है ना वो बटेर है। तो ये जो है ना डुप्लीकेसी, और वही इदारा सूबे में भी काम कर रहा है, उसी लेवल की चीज विफाक में भी मौजूद है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो और फिर साथ उस पर बजट भी खर्च हो रहा है, चाहे वो विभाग का हो या सूबों का हो। और फिर उसमें मसला ये है कि अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग है और वो पॉलिटिकल माइलेज है कि कोई भी आदमी हाथ आई हुई ताकत, बजट या रिसोर्सेस को किसी के हवाले करके राजी नहीं होता, चाहे वो सूबा हो या विभाग हो। अब यहाँ पे एक और मसला क्रिएट हो गया है कि सूबे जो हैं वो बाहर से कर्जे ले रहे हैं या बैंकों से कर्जे ले रहे हैं और अपने तौर पे वो मुआहदे कर रहे हैं, और इधर ये सूरत हाल है कि जो विफाक कर्जे ले रहा है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ विफाक पर है, और कर्जों का सूद भी विफाक दे रहा है और सूबों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा खला है। और दूसरा ये है कि हमारा डिफेंस का बजट और फिर पेंशन्स बढ़ रही हैं दिन ब दिन, वो सारी जिम्मेदारी जो है विफाक की है। तो अब ये किसी तौर पे इसको सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा, इसकी सिलवटें भी दूर करनी पड़ेंगी, और ये कुछ ज्यादा अरसा इसको ऐसे चला नहीं सकते कि भाई विभाग के ऊपर इतना बोझ पड़ जाए कि वो क्रिपल हो जाए और किसी चीज से वो फिर आंखें चुराना शुरू कर दें। हो नहीं सकता कि डिफेंस को आप कैसे इग्नोर कर देंगे, बैरूनी कर्जों की वापसी पे और कैसे आंखें बंद कर लेंगे, सूद की अदायगी आप रोक नहीं सकते, और बाकी जो चीजें हैं विफाक के जिम्मे वो उससे भी लापरवाही नहीं कर सकता। तो इसको एक किसी राइट प्लेटफॉर्म पे अच्छे अंदाज में मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। जी ओके। अच्छा,
मुकीम साहब, ये IMF ने जो तरसील ज़र के हवाले से कुछ कंसर्न शो किए हैं कि जो बैरून मुल्क से तरसीलात आती हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से उन्होंने कुछ कंसर्न शो किया है, उस पर आपकी टेक क्या है? हाँ जी सर, इस वक्त का बर्निंग क्वेश्चन है। अब IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त तो जारी की है, लेकिन साथ में एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम या इस्लाहाती प्रोग्राम दिया है पाकिस्तान को कि जो 11 कंडीशंस या 11 शराइत हैं, उसमें यह कहा गया कि तरसीलात ज़र की अपनी पॉलिसी का जायजा लें। अच्छा, इत्तेफाक से मैं इस टॉपिक पर आप ही के 2 प्रोग्रामों में गुफ्तगू कर चुका हूं। अब वो IMF ने भी वही रेज कर दिया कि बाहर से जो पैसा पाकिस्तान आता है, उस पैसे को मिसाल के तौर पर सऊदीया से स्टेट बैंक पाकिस्तान के हवाले करने या ट्रांसफर करने के ऊपर बैंक चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस इतने हैं, 100 अरब रुपए से ज्यादा पिछले साल अदायगी की गई है बैंकों को, और ये पैसा हमारे बजट में रखा ही नहीं गया था। यानी ये वसूलियां की हैं बैंकों ने चार्जेस की सूरत में। कमीशन लेता सर, जैसे आप कोई वायर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, या हाँ जी, मिसाल के तौर पे मनी ऑर्डर आप भेजते हैं बैंक से, वो अपना पोस्ट ऑफिस से, जैसे ठीक है, वो मतलब पोस्ट ऑफिस कहता है जी आपने 10,000 रुपए भेजे, 20 रुपए हमारे हैं मिसाल के तौर कमीशन। इस मद में 300 अरब रुपए अर्निंग हुई है, 100 अरब रुपए से ज्यादा सर। अच्छा, ठीक है जी। हाँ, बल्कि वो IMF तो कह रहा है कि ये सर ज्यादा है, माजरत के साथ, अरब रुपए नहीं है, डॉलरों में, कि आइंदा चंद ये 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी लागत। ओके, ये IMF का अंदाजा है। ठीक है, ये अरब में थी जी 100 अरब रुपया है सर, माजरत के साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी ट्रांसफर कंपनीज, वो जो अपना एक्सचेंज कंपनीज, अच्छा, ओके ओके, 100 अरब रुपया पाकिस्तान ने अदायगी की है, और ये बहुत बड़ी रकम है। और अब वो बजट साजों को ये नहीं पता था कि ये भी खर्चा होता है, तो वो फिर वो इमरजेंसी के तौर पे फिर वो उस किसी मद में उनको मंजूरी दी गई है और उनको अदायगियां कर रहा है। अच्छा, इसका हल भी है, जैसे तालिब इल्म की नजर में तो ये है कि रकम बढ़ सकती है, पहले तरसीलात ज़र बढ़ सकती हैं, दूसरा ये है कि इनकी कमीशन में कमी की जाए। अच्छा। जैसे हम पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर हर महीने करोड़ों रुपए के इनाम दे रहे हैं, ये जो जनाब 3 अरब रुपया हर डॉलर आपको हर महीने भेज रहे हैं, वो उनको 4 आने का फायदा नहीं है, कोई प्राइस उनके लिए कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, वो जो ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं प्राइस बॉन्ड खरीद के, वो सारे जनाब 2 नंबरी ड्रग डीलर और जखीरा अंदोज, वो प्राइस बॉन्ड लेके और फिर ब्लैक मार्केट से उसके इनाम खरीद के जो पैसा वाइट करते हैं, वो ठीक है, उनके लिए प्राइस है। लेकिन ये जो आपको हर महीने 3-3.5 अरब डॉलर हर महीने दे रहे हैं, उनके लिए 1 पैसे का इनाम नहीं है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि भाई इन्होंने क्या कसूर कर दिया, ये कोई सुतेले बच्चे हैं आपके, इनका ख्याल करें जी। अच्छा, मुकीम साहब, ये जो हमारे यहाँ अफगानिस्तान के हवाले से जो एक बड़ी मुहिम चल रही है, और अफगानिस्तान चाहे वो TTA हो या TTP हो, वो हमारे लिए हिंदुस्तान से भी ज़्यादा नुकसान का बायस बन रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अशकाबाद में जो आलमी फोरम बराए अमन और एतमाद था, उसमें बड़े बुलंद आन तरीके से हाई टून के अंदर जो है वो आलमी बरादरी से अपील की है कि अफ़गानिस्तान को दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करने पर मजबूर किया जाए, जिसकी एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दों का मरकज़ नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो काबुल रजीम है, तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के, वो दहशतगर्द गिरोहों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो उनकी फैसिलिटेशन के ज़रिए पाकिस्तान और
दीगर खित्तों में तबाही मचा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म ने ये जो अपील की है, इसका कोई असर होगा, कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे? देखिए, इसकी टाइमिंग कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस दहशतगर्दी का लगातार निशाना बन रहा है। अच्छा मुकीम साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, फिर यहीं से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मुकीम अहमद खान साहब। जी मुकीम साहब, अफगानिस्तान के इशू पर हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हालिया दिनों में पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सरजमीन से लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों, काविशों और सफारती जराए के इस्तेमाल के बावजूद ना तो किसी मुआहदे पर पहुंच रहे हैं, ना ही वो मुआहदे के कोई दस्तावेज तैयार करने पर राजी हैं, ना ही वो कोई गारंटी देने को राजी हैं। और जो वो मूव्स कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे भारत के साथ खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, बार बार भारत के दौरे कर रहे हैं और पाकिस्तान को ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वहां की सरजमीन से। तो वो इन हालात में और इस वक्त में ये बड़ा जरूरी था कि उनको एक बार फिर एक पावरफुल मैसेज जाए। अब ये चूंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि तुर्कमेनिस्तान की एक 30 साला सेलिब्रेशन थी जिसमें दुनिया भर के 30 के करीब सरबराहान थे और जिसमें व्लादिमीर पुतिन थे, रूस के सदर, तुर्क के सदर रजब एर्दोगान थे, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान थे, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़स्तान के सदर भी शामिल थे। तो इस मौके पर वज़ीर आज़म का ये कहना कि तमाम दोस्त ममालिक और ताकतें जो हैं वो अफगानिस्तान को मजबूर करें कि वो अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जी दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है अफगानिस्तान से, वो इस वजह से कि चाइना के इंजीनियर्स को अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पे मारा गया, वहां पे डेवलपमेंट का काम रुक गया, चाइनीज कंपनीज जो हैं वहां पे काम करने से खौफजदा हैं, तो और वर्कर्स जो हैं वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। तो वो पूरे खित्ते के लिए एक मसला बन गया है कि वो 5 जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उस साइड पर सेंट्रल एशिया के, वो अलग खौफजदा हैं अफगानिस्तान के इन हरकत की वजह से, और पाकिस्तान जो है वो वैसे ही उनका निशाना बना हुआ है। और बजा तौर पे इससे बेहतर एक इंडिकेटर उनके लिए हो नहीं सकता था कि अभी तक हम सफारती जबान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सफारती प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और अच्छे तरीके से उनको मैसेज गया है। आई होप कि वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जी अच्छा मुकीम साहब, इससे पहले यूएई में मुज़ाकरात हुए, यूएई ने कुछ रकम भी दी तालिबान को इस वादे पर कि वो टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से कुछ 100-150 किलोमीटर दूर ले जाके बसाएंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो पैसे खा गई, वादे पर अमल नहीं किया। फिर कतर में मुज़ाकरात हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर ईरान भी उसमें शामिल हुआ। फिर हमने तुर्की में देखा और रूस में भी मुज़ाकरात हुए, एलामिये भी जारी हुए, लेकिन मामलात वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं। तो अब ये मुझे तो लगता है कि ये अपील भी इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और हमें ताकत की ज़ुबान ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि सफारती ज़ुबान जो है, प्यार मोहब्बत की ज़ुबान जो है, ये इन नमक हरामों को समझ नहीं आती है। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात की एक सीरीज है जो चली आ रही है कि यूएई है, कतर है,
तुर्की है, उसके बाद सऊदी अरब में भी दूसरा सेशन अख्ताम पजीर हुआ है। और वो तमाम मुल्क जो हैं वो अफगानिस्तान के मददगार हैं, उनके दोस्त हैं, और अभी भी उनकी तमाम पाबंदियों के बावजूद मदद कर रहे हैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे। तो आई होप दे वुड अंडरस्टैंड। लेकिन दूसरा एक डेवलपमेंट और हुई है कि नेशनल रेजिस्टेंस, जिसके सरबरा अहमद मसूद है, जिनके वालिद जो थे वो शेर पंशीर मशहूर थे, नॉर्दर्न अलायंस के बानी जो थे, नॉर्दर्न अलायंस। अच्छा, अब वो जो है उन्होंने 30 साल तक तालिबान के सामने मुकाबला किया था, और उनका इलाका अब तक जो है वो मतलब चंद साल पहले तक तालिबान के असर से दूर था। टोटल उनका अहमद मसूद आजकल जो है फ्रांस में है, वो और उनके साथी जो है वो वहां से मूवमेंट चला रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक प्लेटफॉर्म और शुरू किया है दोबारा से, और उनकी और तालिबान की जो है झड़पें शुरू हो गई हैं, और वो बड़ा ही लिबरल एजेंडा लेके चल रहे हैं कि जी वो खवातीन को तालीम और रोजगार के मौके मुहैया किए जाएं, और आजादाना इंतखाबात कराए जाएं, और जमहूरियत जो है वो लाई जाए। तो ये उनको, और इस चीज को चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड भी सपोर्ट करेगा, अमेरिका भी करेगा, और दुनिया के दीगर ममालिक भी करेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, और वो इतने प्रेशर को आंखें बंद करके फेस नहीं कर सकेंगे। दूसरे वहां पे मौसमी शिद्दत जो है वो अपने अरूज पर है, सर्दी का मौसम हिट कर गया है, और कई इलाकों में बारिशों की वजह से सैलाब जैसी कैफियत है। तो अब उनको ये समझना पड़ेगा कि इतने सारे चैलेंजेस से ना तो अकेले निमट सकते हैं, ना ही इतने महाज खोल के वो आगे चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो इन हालात को सामने देखते हुए कोई समझदारी का मुजाहरा करेंगे, और हालात शायद बेहतर हो जाए। जी अच्छा मुकीम साहब, ये 79 से लेकर ऑनवर्ड 2022 तक पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई थी वो पश्तूनों की बुनियाद पर बनाई थी, और हमने उस वक्त भी जो नॉन पश्तून एलिमेंट थे जिनकी नुमाइंदगी अहमद मसूद के जो वालिद साहब थे, जिसको नॉर्दर्न अलायंस कहा जाता था, उनका हमने साथ नहीं दिया, उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरा जो बहुत बड़ा अलायंस था शूरा नज़ार, जो ईरान बेस्ड नॉन पश्तून लोग थे, उनको भी हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और आज हम देख रहे हैं कि यही पश्तून जिनको हम 45 साल तक पालते रहे, पोसते रहे, आज एक दुश्मन के तौर पर हमारे सामने खड़े हैं। और हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मनी में इतने आगे चले गए हैं कि बाकायदा हमले शुरू हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाए जाने वाले कुछ सियासी अनासर मौजूद हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी जो 45 साल की फॉरेन पॉलिसी थी अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ का दर्जा देने की, वो गलत साबित हुई है? देखिए जी, कि कितने अशरों के ताल्लुकात हैं हमारे अफगानिस्तान के साथ, और हमने जो उनका साथ दिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया की तारीख में इतनी मार किसी ने नहीं खाई जितनी हमने उनके लिए खाई है, और 40 साल तक 40 लाख आदमियों की मेहमानदारी करना ये कोई आसान काम नहीं है। आज यूरोपीय किसी मुल्क में 25-50 हजार अपना गजीन आ जाए तो वो आसमान सर पे उठा लेते हैं, और जहाजों में भर के उन्हें लातीनी अमेरिका और अफ्रीका के मुल्कों में और जजायर इंडोमान में भेजते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तो वो उसकी नाकदरी करके या उस चीज को एहसान फरामोशी की नजर करके तो कोई फायदा नहीं है।
हम बहरहाल हमारी जो पॉलिसी थी उस वक्त की, अगर वो अब बैकफायर कर गई है तो हमें अब उस पर नजरसानी कर लेनी चाहिए। मतलब कि किसी भी कोई भी फुल प्रूफ ना प्रोग्राम होता है, ना कोई निजाम होता है, और ना ही कोई पॉलिसी होती है। अगर कोई चीज बैकफायर कर गई है तो कोई कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए था, और मेरा ख्याल होगा, और आई एम श्योर कि हम इस काबिल होंगे कि इसको रिवाइज कर सकें। अभी तो खैर यह है कि कुछ बिगड़ा नहीं है, बातचीत भी हो रही है, प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है, दुनिया भर से उनको पैगामात भी जा रहे हैं, और फिर उनके जो इंटरनल इश्यूज में आगे आपकी खिदमत बर्ज कर चुका हूं, उसको देखते हुए यह है कि ये कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोहतात रहने की जरूरत है। जी। अच्छा मुकीम साहब, आप नहीं समझते कि हमने अफगानिस्तान के एक फैक्शन को सपोर्ट करके गलती की, अब हम कहीं उसके बिल्कुल अपोजिट जो दूसरा फैक्शन है नॉन पश्तून, उनको सपोर्ट करके भी कहीं गलती तो नहीं करेंगे? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अफगानियों को उनके हालात पर छोड़ दें, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी इख्तियार करें और अपने आप को महफूज बनाएं? इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब हम कोई मतलब थानेदार तो है नहीं इलाके के। अगर वो इस काबिल हैं कि अपना मुल्क को चला सकते हैं, अपने निजाम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शहरियों को हकूक दे सकते हैं, अमन अमान कायम रख सकते हैं, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी का किला कमा कर सकते हैं, और पाकिस्तान पर हमले ना करने की यकीन दहानी करा सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को सपोर्ट करें या किसी की मुखालफत करें? हम तो आजादी और अमन के ख्वाह हैं कि वो आजादी की जो पर्क्स हैं वो भी इंजॉय करें, वो अपने सिस्टम को बेहतर करें, वो अपने शहरियों की खिदमत करें, हमें तो कोई इतराज नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान तरक्की करे, वहां के शहरी जो हैं अच्छी तालीम से बहरामंद हों, उनकी सेहत की सहूलियात वर्ल्ड क्लास हों, और उनके पास इनफ रिसोर्सेज हों कि उन्हें दुनिया भर में कहीं पनाह की जरूरत ना पड़े। जी। अच्छा मुकीम साहब, आप क्योंकि लंदन में बैठे हुए हैं और आपके ताल्लुकात और आपकी नज़र है फॉरेन प्रेस पर भी, फॉरेन मीडिया पर भी, तो ये जो फैज़ हमीद को सज़ा दी गई है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। पाकिस्तान में इस पर बहुत पॉजिटिव व्यूज़ प्रवेल किए हैं हमारे मीडिया के अंदर। फॉरेन मीडिया के अंदर इस फैसले को कैसे लिया जा रहा है? देखिए, अव्वल तो यह है कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, तो सारी हैरान है, क्योंकि आईएसआई से तो दुनिया खौफजदा है। मतलब उसका एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया में कि मतलब जब रैंकिंग होती है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आईएसआई टॉप रैंकिंग एजेंसी कहलाई जाती है, और ये इतने बड़े लेवल के ऊपर जैसे इल्जामात लगे हैं उनके ऊपर, वो बड़े ही नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ देखे जा रहे हैं कि यार ये क्या होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई थोड़ा पीरियड नहीं था, ये फैज हमीद जो है या उसका जो नेटवर्क था वो ये कार्रवाइयां कर रहा था, तो इसको उस वक्त क्यों नहीं कंट्रोल किया गया जब वो हाजिर सर्विस था? तो क्या सिस्टम में कुछ सेफ्टी वॉल नहीं था, या कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं था कि जब तक आदमी पोजीशन पे होता है ना उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट जाती है, ना कोई और एजेंसी उसकी खबर ऊपर तक पहुंचाती है, और ऊपर वालों को पता नहीं लगता कि हमारे नीचे क्या हो रहा है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि देखिए उसका टेन्योर जो है कि कम से कम 2 साल से तो ज्यादा था जी। इस दौरान लोगों से भत्ता वसूली करता रहा है, घरों पे लोगों के छापे पड़वाता रहा है, आदमियों को धमकियां देता रहा है, तो कोई पूछने वाला नहीं था उस वक्त, या सिस्टम इतना क्रिपल था कि उसे पता ही नहीं लग रहा था कि जनाब हमारे नीचे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और हमें पता नहीं लग रहा, और उस वक्त क्यों नहीं रोक लिया गया? और ऐसे ही सवाल इसी से रिलेटेड हैं कि भाई वो आसिम बाजवा वाली स्टोरी भी थी उस वक्त कि वो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी हो गई, इतना बड़ा
शोर शराबा हुआ, मीडिया में स्टोरीज आई, और जनाब वो ना उससे किसी ने इस्तीफा लिया, ना उसने कभी कोई सबूत पेश किया, और वो केस भी वैसे ही बंद कर दिया गया था, और वो भी बाइज्जत जनाब अपना टेन्योर पूरा करके, और अपनी वो सी पैक के चेयरमैन की अब क्या पोजीशन थी एग्जेक्टिव वाली, वो पर्क एंजॉय करके वो घर चले गए। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीजें अब वो मिक्सअप हो रही हैं, और वेस्टर्न मीडिया जो है उसको छाप रहा है और बातें हो रही हैं उसके ऊपर, और इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन यह है कि वो गैर जानिबदार लोग जो जब इसको देखते हैं ना फ्रॉम ए बर्ड्स आई व्यू, तो वो तो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं कि भाई वो निजाम कहाँ था, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं, एहतसाब पहले क्यों नहीं हुआ, और फिर यह है कि पहले भी इस किस्म के काम हुए हैं, और एजेंसीज को सियासत में मुदाखलत की इजाजत क्यों दी गई, क्या ये उनका क्या दायरा अख्तियार था या नहीं था। जी अच्छा मुकीम साहब, तो इससे तो जाहिर होता है कि हम जिस इदारे को बहुत मौक्कर और मजबूत और मौसर समझते हैं, उसके ऑपरेशनल साइड पर कमज़ोरियां पाई जाती हैं, और ऐसी कमज़ोरियां हैं जो इदारे की कारकर्दगी को इर्रिपेरेबल नुकसान पहुंचाती रही हैं। क्या ये तासुर मजबूत नहीं होगा इस बात से? लेकिन ये दो पहलू हैं। अब फौज की जानिब से और ISPR की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हमारा एहतसाब का निज़ाम है, हमने ये प्रेसिडेंट सेट कर दी कि एक 4 स्टार जनरल को हमने अपनी इतनी बड़ी प्रीमियर एजेंसी के हेड को हमने एहतसाब के दायरे में लाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यह है कि दूसरी जानिब से ये इतराज हो रहा है कि जी ये हुआ ही क्यों। तो आप 100% हर आदमी को तो मुतमईन नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि एहतसाब पे किसी हद तक यकीन पुख्ता हुआ है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आइंदा ऐसे वाकयात न हों, और कोई भी आदमी जिसके पास इतनी पावर है वो अपने दायरे से बाहर न जाए, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल न करे, और इस तरीके से सिस्टम को सबूताज न करे। इसीलिए ये गुजारिशात की जाती थी और ये कहा जाता था कि मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स हों जहां भी हों। फिर इसलिए फिर सिस्टम के ऊपर भी एतराज होते हैं, शख्सियात पर भी एतराज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त पिक एंड चूज होता है, पसंद नापसंद इन्वॉल्व हो जाती है। एक आप सिस्टम ड्रॉ कर दें, कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम हो कि बस ठीक है जो आदमी नीचे से आया है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वो उसका ऑटोमेटिक राइट हो जाए तो मसला नहीं होता। जिस वक्त वो पिक एंड चूज होगा, लॉबिंग होगी, और जब आपको पता होगा कि जनाब मैं फलां साहब को इम्प्रेस कर लूंगा तो मैं इस पोजीशन पे आ जाऊंगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी या इस जगह पर या उस मकाम पर, तो फिर यह है कि ये सारे मामलात होते हैं और इसी अंदाज में चीजें आगे बढ़ती हैं। जी मुकीम साहब, आखिरी सवाल आपसे कि ये जो फैसला आया है इसमें एक आखिर में लिखा हुआ है कि वो 9 मई और ये वाकयात जो हैं ये इसमें शामिल नहीं है और वो अलग से हैं। आपको लगता है कि इसके बाद जो इनके सरपरस्त थे फौज में या सिविल में वो भी दायरा एहतसाब में लाए जाएंगे? मेरा इशारा जनरल बाजवा और इमरान खान की तरफ है। फिलहाल तक तो ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा को इस्तिस्ना हासिल है और शायद वो उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तो ये देखते हैं कि ये किस करवट बैठता है, क्योंकि अब ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम भी शामिल हैं। अब हम कोई सामरी जादूगर तो है नहीं, और आने वाले वक्त में क्या होता है कि क्या वो अपील में तो खैर ही जाएंगे बशर्ते जिंदगानी, तो जब उस वक्त जो प्ली ये लेंगे वो देखने वाली होगी। बाकी तो यह है कि इसकी सजा माफी की गुंजाइश बहुत कम होती है ऐसे केस में, और बगैर सबूत और दस्तावेजात के ये इतना बड़ा फैसला हो नहीं सकता था कि पता उन्हें भी है कि कल को खुदा ना खास्ता ये
रिवर्ट हो जाए तो इदारे के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो सकता है कि जनाब आपने इतनी बड़ी पोजीशन के अपने सरबराह को इतनी बड़ी सजा दे दी और बाद में पता लगे कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब कोई गलत फहमी हो गई या केस मजबूत नहीं था मिसाल के तौर पर। तो मेरा ख्याल यह है कि इस साइड को तो उन्होंने कवर कर लिया। नो मई वाला ऑब्वियसली उसमें सजा भी हो सकती है और होगी अगर सबूत होंगे, और बिला वजह तो खैर वो नहीं चलाएंगे केस को ऐसे, और जब तक सबूत हैं तो चलाएंगे। लेकिन यह है कि ये बाजवा साहब जो हैं अभी तक किसी कटहरे में आते हुए नजर नहीं आ रहा है, अगर आ गए तो कमाल हो जाएगा। जी जनाब मुकीम अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और अपने ख्यालात आलिया से हमारे नाजरीन को मुस्तफीद फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।